और ये इम्पोर्टेंट, ये कंपटीशन के अंदर भी पूछी जा सकती है और आपके स्कूल लेवल पे भी पूछी जा सकती है। दिस इज कॉल्ड द पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, देखिए पॉइजन्स रेशियो एक पैरामीटर, नॉट पॉइजन रेशियो, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो एक बड़ी सिंपल और बड़ी प्रैक्टिकल बात करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्थ, आप सुन रहे हो मेरी बात को पार्थ? यस सर। रिस्पॉन्ड। अब पार्थ, कल आपने एक बात बोली कि सर जब आइडियल आपके पास कंडीशन होती नहीं है तो हम पढ़ते क्यों हैं? बिल्कुल सही चीज, लेकिन एक बात तू मुझे बता, अगर आप वायर की लेंथ को चेंज करोगे, आप और बाकी सब भी, नहीं तो बाकी बच्चे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मुझसे रूठ जाएंगे कि सर पार्थ को लेके बोल रहे हैं, मुझे हमें लेके नहीं बोल रहे। तो चलिए रीगा से या शौर्य से भी हम पूछ सकते हैं, अगर आप वायर को लेंथ को चेंज करते हो तो क्या उसका रेडियस सेम रहता है कि चेंज हो जाता है? बताओ शाबाश। इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ बढ़ गई, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, टेंसाइल स्ट्रेन आ गया, लेकिन क्या उसकी रेडियस सेम रहती है कि डिफरेंट हो जाती है? बताओ शाबाश। अगर आप किसी वायर को खींचना शुरू करो तो उसका जो रेडियस है वो पतली होनी शुरू हो जाती है, सेम रेडियस की रहती है, या फिर बच्चों उसका रेडियस बढ़ना शुरू हो जाता है जब आप वायर को खींचते हो? जरा सोच के बताओ, जगजोत आप बताओ क्या होगा? क्या बेटा? पतली हो जाती है सर, लेंथ बढ़ती है सर थोड़ी थोड़ी। लेंथ अगर थोड़ी, अगर मैं लेंथ को सही में बढ़ाऊं तो क्या उसके रेडियस पे फर्क पड़ेगा? अब लेंथ का मतलब है मास को खींचना। अब बच्चे मास जब आप खींचोगे तो लेंथ कहीं ना कहीं से तो मास निकल कर आएगा और लेंथ की तरफ, यस सर, तो लेंथ आप कम हो जाएगा, रेडियस। रेडियस कम होगा। पार्थ यही पॉइंट बच्चे कल मैं आपको समझा रहा था, क्या होता है और क्या इग्नोर किया जाता है। हम जब यंग्स मॉडल्स पढ़ते हैं तो भाई हम इस फैक्टर को मना कर देते हैं कि हम बोलते हैं सिर्फ जी लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन रियलिटी के अंदर अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को क्या करते हो, चेंज करते हो, आप किसी भी वायर की लेंथ को क्या करते हो, चेंज करते हो, तो रियलिटी में प्रैक्टिकली इसका रेडियस आपके पास क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। कहीं से मास निकलेगा तो दूसरी तरफ को बढ़ेगा ना बच्चे, दूसरी तरफ को मास बढ़ेगा। अगर मेरे पास कहीं पर कोई सामान रखा हुआ है, वो सामान को मैं कहीं और बढ़ाना चाहता हूं, उसकी लेंथ बढ़ाना चाहता हूं, तो जो एक्स्ट्रा मास ऊपर की तरफ है, जो एक्स्ट्रा बच्चे मटेरियल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ है, वो कम होगा, तभी तो लेंथ बढ़ेगी लॉजिकली। तो इसका मतलब पॉइजन्स रेशियो ने इस बात पे काम किया। पॉइजन्स रेशियो ने बोला कि भाई अगर आप लेंथ को एल से क्या कर रहे हो, शाबाश बताओ, डेल्टा एल बढ़ा रहे हो, तो ऐसा करने से आपके रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपका रेडियस पहले आर था तो अब बच्चे आपका रेडियस कितना हो गया, आर माइनस डेल्टा। तो हमारा जो रेडियस है वो आपके पास चेंज हो जाता है। आर इसका ओरिजिनल रेडियस था हमारे पास और माइनस डेल्टा आर कम हो गया, तो पॉइजन्स रेशियो यही है हमारे पास। पॉइजन्स रेशियो का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज गिवन बाय द लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या है ये भी पता लग जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन, नहीं टेंसाइल स्ट्रेन तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी आप लिख सकते हो, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या है, ध्यान से समझना, द चेंज इन द रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस डिवाइडेड बाय, इसको सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है भाई, बच्चा लोग बताओ, डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा। क्या इसकी कोई यूनिट एंड डायमेंशंस हैं? नो यूनिट्स, नो यूनिट्स, नो डायमेंशन। वी हैव नो यूनिट्स, नो डायमेंशन। ना तो इसकी कोई यूनिट्स है आपके पास, एंड आपके पास नो डायमेंशन, और ना ही किसी किस्म की कोई डायमेंशन है। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो को अगर हम बोले थ्योरेटिकली, ये किस पॉइंट पर बिलीव करती है? ये पॉइंट पर बिलीव करती है हमारे पास, द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये इस बात पे यकीन करती है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो
तो मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है। वही मास जो लेंथ की तरफ को बढ़ रहा है, वही मास रेडियस से कंपनसेट होकर, यानी कि रेडियस कम होकर अपना मास कम करके किस तरफ को बढ़ा देता है बच्चे, लेंथ की तरफ को। तो मास ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब मास का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, जरा बता दो। मास का फॉर्मूला अगर ये देखा जाए तो ये वायर की शेप क्या होती है आपके पास, बताओ। ये वायर की शेप किसके बराबर होती है, तो आंसर है सिलेंडर की तरह। सिलेंडर। मास, तो मास आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कौन बच्चा बताएगा, तो पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय रो, ये मास आ गया, ये हमारे पास मास आ गया। अब ध्यान से समझो, हमने +1 के शुरुआत के अंदर एरर एनालिसिस की थी, जिसमें बोला गया था कि हमारे पास कोई भी चीज के अंदर अगर वेरिएशन होती है तो वो किसी ना किसी दूसरी चीजों पे डिपेंड करती है। हमारे पास अगर इसको हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो डेल्टा m/m इज इक्वल टू, पाई हटा दो, रो हटा दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, r का स्क्वायर, तो 2 इंटू डेल्टा r/r। ये समझ में आ रहा होगा आपको मैंने कैसे किया कि 2 की यस पावर, सर। और फिर प्लस आता है एरर एनालिसिस में, पता है ना बच्चे आपको, और डेल्टा l/l। लेकिन मास तो कांस्टेंट है, मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है आपके पास। जब आप लेंथ को चेंज करते हो तो वायर अगर 1 किलो की थी मान लेते हैं तो वो 1 किलो की ही रहती है। जब आप लेंथ को चेंज कर रहे हो तो मास चेंज कर रहे हो नहीं, आप बोलते हो मैं लेंथ चेंज कर रहे हो, तो फिर लेंथ कैसे बढ़ रही है, आप बोलोगे रेडियस कम होकर लेंथ को बढ़ा देता है। तो मास आपके पास क्योंकि कांस्टेंट है, चूंकि ये कांस्टेंट है तो आप इसको किसके बराबर कर दोगे, 0 के। और अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा r/r प्लस ऑफ डेल्टा बाई एल, और इसको किसके बराबर कर देते हैं हम, बताओ शाबाश, 0। और अगर हम यहां पर देखें तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो डेल्टा l/l इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 डेल्टा r/r, ये हमारे पास आ गया। या फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल टू, माइनस भी अगर हम छोड़ दें, माइनस को हम दूसरी तरफ ही छोड़ दें, कोई बात नहीं, हम माइनस को दूसरी तरफ छोड़ देंगे क्योंकि डेफिनेशन में भी माइनस आ रहा है, क्योंकि रेडियस कम हो रहा है। तो हाफ इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा r/r, यहां पर माइनस का साइन, और डेल्टा l/l। क्या चीज पता लगी, पॉइजन्स रेशो किसके बराबर आई, 0.5। पॉइजन्स रेशो हमारे पास किसके बराबर आ गई, 0.5 के आसपास। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन हमारे पास HCV से, HC वर्मा से इंस्पायर्ड क्वेश्चन, ये हमारे सर पास। बोलो बोलो शाबाश बोलो। सर ये लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर राइट लास्ट स्टेप इसके अंदर बताइए बच्चे। ये हमारे पास नेगेटिव साइन मैंने इसके नहीं साथ नहीं सर ये वाला नहीं। अब ये हाफ कहाँ की तरफ को आ जाएगा, नीचे, और डेल्टा l/l यहाँ पर क्रॉस नहीं सर मल्टीप्लाई ये कर। वाला स्टेप नहीं कह रहा। हाँ जी, ये वाला, ये वाला यस सर। ये वाला। अच्छा अच्छा, तो बच्चे आप एरर एनालिसिस की तरफ को चलो। बहाने से बच्चे यहाँ पर आपको एरर एनालिसिस भी पता लग जाएगी। अगर कोई हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो बच्चा हमारे पास x इज इक्वल टू p की पावर 2 q की पावर r पे डिपेंड, p की पावर 3 पे डिपेंड कर रही है सपोज। अब बता तू इसकी एरर कैसे निकालता था, बता शाबाश। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पार्थ में एरर कैसे निकालता था इसकी, जी बताएं। अगर इसमें आप +1 का पहला चैप्टर एरर एनालिसिस देखें, जिसमें x p और q पे डिपेंड करता है और इसकी हमारे पास कुछ पावर्स हैं और p के अंदर परसेंटेज पावर दे रखी होती थी, तो कैसे निकालते थे आप पार्थ, बताओ। जगजोत आप बताओ, बताओ कैसे निकालो, सर सर बोलो। ऐसे करेंगे ना सर, डेल्टा x/x इज इक्वल टू हम्म 2 डेल्टा p/p, फिर उसके बाद 3 डेल्टा q/q। प्लस भी आएगा, प्लस भी आएगा बीच में, और डेल्टा q/q, ये चीज है। यानी कि अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है तो वो बच्चे रेडियस और लेंथ पे डिपेंड करता है। एनी चेंज इन द रेडियस और द लेंथ विल अफेक्ट द मास ऑफ दिस वायर, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पहले मैं खत्म कर लूं, इसके बाद आप ट्रू सर। क्वेश्चन। ट्रू।
यहाँ पर पार्थ अगर मैं रेडियस को चेंज करता हूँ लेंथ, और ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, अगर मैं रेडियस को 1 से चेंज 2 से चेंज करता हूँ और लेंथ को भी 2 से चेंज करता हूँ, तो लेंथ का तो 2 का फैक्टर आएगा, रेडियस को अगर मैं डबल करता हूँ तो उसका कितना फैक्टर आएगा, 4, 4 क्योंकि 2 की पावर 4 जाती है। इस वजह से एरर एनालिसिस आपको कंट्रीब्यूशन बता रही है, क्या आपके पास रेडियस के अंदर जो चेंज आ रहा है 2 डेल्टा आर बाई आर, ये बता रहा है कि ये कितने फैक्टर से आपके पास चेंज हो रहा है, प्लस लेंथ में भी चेंज हो रहा है। और इससे हम अंदाजा लगा देते हैं कि जब आप किसी वायर की लेंथ को चेंज करते हो और रेडियस को के अंदर चेंज आ रहा है, उसके बीच में रिलेशन क्या है। मेरी बात समझ लो, आप पूछोगे ना मुझसे कि सर अगर मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं तो रेडियस कितना चेंज हो रहा है, इससे पता लग रहा है, पॉइजन्स रेशियो से पता लग जाता है। क्योंकि आप एक टेक्निकली बात यहाँ पर देखें कि मेरे पास डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू किसके बराबर है, बताओ, माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर। इससे क्या चीज पता लग रही है, अगर आप पॉइजन्स रेशियो को स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपके रेडियस में कितना चेंज आ रहा है, उसके अंदर कितना बच्चे लेटरल स्ट्रेस, साइड वाइज से कितना वो कंप्रेस हो रही है बच्चे। और यहां से अगर आप चेंज इन रेडियस निकालना चाहो तो किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज, बताओ शाबाश, ये आ जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू आर इंटू डेल्टा एल बाई एल, तो ये हमारे पास आ जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस रिलेशन को निकाल सके कि लेंथ के चेंज होने से रेडियस में कितने का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पर बताओ थ्योरेटिकली हमारे पास क्या चीज है, शाबाश, क्या आपके पास अगर कोई पर्सन बोलता है इस कंडीशन में 0.5 क्या है, पॉइजन्स रेशियो। अब इस 0.5 को अगर मैं आपके पास इसके रेडियस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दूं जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो मुझे चेंज इन रेडियस के बारे में क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। लग गया पार्थ पता बेटा, आपको लग गया पता बात। यस सर। ये हमारे पास है क्योंकि हम चेंज इन रेडियस निकालना चाहते हैं। ये आपके पास क्यों जरूरी है, ये इस वजह से बच्चे हमारे पास जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप किसी वायर को खींचोगे तो रेडियस में भी चेंज आएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, रेडियस के अंदर भी आएगा। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट को बच्चे समझने की कोशिश करना। एक बच्चे का और, हाँ एक बच्चे का और डाउट था, बोलो बेटा। सर वो मैंने पूछना था, जैसे मैं एरर एनालिसिस में x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब किया, ठीक है सर। अगर वो सर उसमें क्यू पी स्क्वायर का माइनस स्क्वायर आ जाए, फिर क्या होगा सर, उसमें इफेक्ट होगा सर? नहीं, कभी भी एरर एनालिसिस में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एरर एनालिसिस के अंदर नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं होता है क्योंकि एरर हमेशा एड अप होती है, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए सो हमारे पास यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें, ये तो पहली चीज है। अब 2 पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि नॉलेज पॉइंट होंगे आपके पास। नॉलेज पॉइंट आपको 2 चीजों पे लेके चलता है। पहला पॉइंट याद रखना बच्चे, इन थ्योरी, अगर आप थ्योरी की बात करें बच्चे, इन थ्योरी जो बच्चे आपके पास थ्योरी है, द पॉइजन्स रेशियो जो होती है बच्चे हमारे पास, ये लाइक करती है बच्चे हमारे पास बिटवीन -1 से लेके बच्चे 0.5 थ्योरी। अगेन बच्चे थ्योरेटिकल है पार्थ, ये चीजें थ्योरेटिकल, लेकिन रियल लाइफ के अंदर आपके पास इन प्रैक्टिकल, यानी कि इन प्रैक्टिकल लाइफ आपके पास अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए पार्थ, आप मूवी वगैरह भी के बारे में पता होगा, जो मूवीज थिएटर वगैरह के अंदर लगती है, हाँ या ना? यस सर। अब उसके अंदर कोई हीरो गाना गाता है या हीरोइन गाना गाती है तो पीछे 10 या 15 लोग डांस करने लग जाते हैं, जो गली में चल रहे थे वो उनके साथ डांस करने लग जाते हैं। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकल नहीं ऐसा बात बच्चे वही है। बात आपको आपके दिमाग में एक बात डालनी है मैंने, कि हमारे पास जो कल से हमारी ये कॉन्टिन्यूशन पे बात चल रही है, क्या हमारे पास जो रियलिटी है और जो बुक के अंदर लिखा गया है या फिर जो प्रैक्टिकल चीज है या फिर जो आइडियल चीज है, इनमें फर्क किस चीज का है? इनमें फर्क हमारे पास काफी चीजों का आ जाता है। जैसे इन प्रैक्टिकल लाइफ बच्चा अगर सिग्मा की वैल्यू बोली जाए तो सिग्मा की वैल्यू बच्चे आपके पास 0
से लेके बच्चे हमारे पास 0.5 के बीच में लाई करती है। और शायद से बच्चे यहाँ पर ये चीज भी मैंने आपको प्रूव करके बता दी, यहाँ पर इस कंडीशन में पॉइजन रेशियो किसके बराबर है बताओ, शाबाश, 0.5। 0.5 के आसपास हमारे पास इसकी पॉइजन रेशियो लाइक करती है। तो ये पॉइजन रेशियो जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा आपको दिखाई नहीं देंगे, आगे आपको क्वेश्चन एक आधा आपको नजर आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नजर नहीं आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, सो हमारे पास आज मैंने आपको बोला पहले हम सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को खत्म करेंगे, उसके बाद बच्चे हम आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो अब आज का नेक्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे, ये बच्चा अब हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चा हमारे पास है द रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट्स। द रिलेशन अमंग, जो रिलेशन है बच्चा अमंग आपके पास क्या आ जाती है, इलास्टिक कांस्टेंट। जो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं बच्चे, उनके अमंग बच्चे क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। जैसे हमारे पास, अब ये आपको याद होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3b एंड 1 माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है, 2 इंटू सिग्मा। हमारे पास सेकेंड चीज क्या है बच्चे, इसके अंदर से अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास 2 eta इंटू 1 प्लस ऑफ सिग्मा, ये हमारे पास है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 3b और बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ 2 eta डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 eta प्लस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ द बल्क मॉडुलस। और फोर्थ वन, और सबसे ज्यादा फोर्थ वन फेमस है, और ये हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस प्लस ऑफ आपके पास 3 अपॉन ईटा द मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी। ये 4 रिलेशन यू शुड बी रिमेम्बरिंग। आपको हर एग्जाम से पहले ये आपको याद फोर्स रिलेशन फीड करना क्या है वो, 9 divided by Young's modulus is equal to 1 divided by bulk modulus plus 3 divided by eta. Eta is the modulus of rigidity. ठीक है, पॉइजन रेशियो सिग्मा है, एटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और बी के आपके पास बल्क मॉडुलस। प्लीज आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रिलेशनशिप बिफोर योर एग्जाम्स एंड रिमेंबर नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको इसको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं, नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड। आपको इसको करने के लिए किसी डेरिवेशन की इस वक्त जरूरत नहीं है। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और चीज है। अब आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है, जब आप किसी चीज को हीट देते हो तो क्या होता है, किसी वायर को हीट देने से क्या होता है, बताओ शाबाश। किसी वायर उसकी लेंथ एक्सटेंड, और जब वो एक्सटेंड होती है तो उसकी लेंथ का रिलेशन किसी बच्चे को पता है कि लेंथ कैसे चेंज होती है, लेंथ का रिलेशन अगर नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हालांकि कई बच्चे आगे चल के पढ़ते हैं, यानी कि आफ्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे तो कोई आपके पास नुकसान तो होगा नहीं। हमारे पास क्या होता है, ऑन प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, अगर हम प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर, ऑन प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, जब हम किसी बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बच्चे, द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, the length of body increases, length of body increase हो जाती है। अगर length of body increase हो रही है, therefore a strain and subsequently and strain and आपके पास and a stress is produced, a stress is produced, a stress is produced in the आपके पास बॉडी, इन दी बॉडी, उस बॉडी के अंदर बच्चे पहले स्ट्रेन आएगा और बच्चा हमारे पास फिर स्ट्रेस आएगा, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेस टेम्परेचर की वजह से आ रहा है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, थर्मल स्ट्रेस।
इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। थर्मल स्ट्रेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस आने की वजह हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर से लेंथ में चेंज आया, लेंथ से थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ, और हम इसको बिल्कुल इस तरीके से मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अगर देखा जाए किसी बॉडी की जो लेंथ है हमारे पास L है, दिस इज द लेंथ एट टेम्परेचर, एट द टेम्परेचर आपके पास T1 डिग्री सेल्सियस, मेरे पास L डैश इज द लेंथ एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस है, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1 डिग्री सेल्सियस, एंड देयरफॉर इस वजह से बताओ L1 बड़ा कि L डैश बड़ा, तो L डैश आपके पास यहां पर L से बड़ा। हम आगे चल के एक चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं वो रिलेशन लिखवा देता हूं। यहां पर इन दोनों लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, L डैश इज इक्वल टू L 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू T2 माइनस T1। यहां पर किसी बच्चे ने, मैं ICSE बोर्ड का भी अगर कोई बच्चा है तो उसने इस रिलेशन को पढ़ा हुआ है, पहले तो एक बात बताए कि आपकी जो लेंथ है वो हमारे पास नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, हम आगे चल के पढ़ लेंगे, आगे चल के पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी हम इसको बोल सकते हैं कि देखो हम देख तो सकते हैं किसी चीज को, आगे चल के ये फॉर्मूला हमारे और भी काम का हो जाएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। फिलहाल हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पर अल्फा मेरे पास क्या चीज है, अल्फा वो पैरामीटर है जो कि आपको बताता है कि किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस से लेंथ में कितना चेंज आता है। इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, लीनियर एक्सपेंशन, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। आगे चल के बड़े अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। अल्फा अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास होता है छोटे भी टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर आपकी लेंथ बड़ी जल्दी बढ़ जाएगी। अगर अल्फा छोटा है तो लेंथ को चेंज करने के लिए बहुत बहुत बड़े टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत होती है। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, फोकस करना, यहां पर मेरे पास L डैश किसके बराबर आ जाएगा, L प्लस ऑफ L अल्फा इंटू T2 माइनस T1। आप इसको डेल्टा T भी कर सकते हो। अच्छा, इसको एक और काम कर लीजिए, अगर मैं L डैश माइनस L कर दूं और L अल्फा इंटू T2 माइनस T1 कर दूं, बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया, मैं इसको यहां पर ले गया। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप बताओ, यहां पर डेल्टा L आ गया, क्यों भाई, क्योंकि चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ नीचे आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गया, अल्फा इंटू T2 माइनस T1। कुछ बात आपको समझ में आ रही है, मैंने क्या चीज को डेवलप किया, जरा बता सकते हो आप मुझे, मैंने किस चीज को डेवलप किया बता सकते हो आप मुझे, शाबाश बताओ, मैंने किस चीज को डेवलप किया बता सकते हो आप मुझे, डेल्टा L बाई L क्या चीज है ये बताओ, शाबाश, चेंज इन लेंथ। हाँ नहीं, डेल्टा L डिवाइड बाई L, डेल्टा L चेंज इन लेंथ है, डिवाइड बाई L क्या बनता है, सोचो हम क्या पढ़ रहे हैं, longitudinal strain. longitudinal strain. एग्जैक्टली बच्चे, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसका मतलब बच्चे, अब आप इसको थर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, तो हम इसको थर्मल स्ट्रेन बोलेंगे। क्यों भाई, क्यों थर्मल स्ट्रेन बोलोगे, आपने कोई फोर्स लगाई, आपने कोई फोर्स लगाई नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाई, टेम्परेचर की वजह से इस वायर की जो लेंथ है वो चेंज होगी, और इसी वजह से अगर आप देखें, क्योंकि आपके आसपास जितनी भी चीजें वो टेम्परेचर से बढ़ती हैं और कम होती हैं, जो आपके आसपास बड़ी बड़ी बिजली के वायर्स होती है, कई बार हम देखते हैं कि जो वायर्स हैं वो टाइट नहीं करते हैं, वो थोड़ी सी ढीली छोड़ देते हैं, कभी देखा, कभी ऑब्जर्व किया आपने, यस सर। या फिर बच्चे ब्रिज के ऊपर अगर आप जाओ तो आपको जो गैप्स मिलेंगे, या फिर बच्चे अगर आप बात करें बच्चे रेलवे पटरी के ऊपर अगर आप जाएं तो जो रेलवे की पटरी होती है उसके बीच में स्मॉल स्मॉल गैप्स दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें हीट से क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, और जब हीट खत्म हो जाएगी तो ये दोबारा से क्या करेंगी बच्चे, वापस भी आती है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ भी गेन कर जाती हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है।
थर्मल स्ट्रेन। तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेन किसके बराबर आ गया, अल्फा इनटू मेरे पास कितना आ गया, T2 माइनस ऑफ T1। अब बाय डेफिनेशन स्ट्रेस किसके बराबर होता है, बाय डेफिनेशन स्ट्रेस किसके बराबर होता है, वायर के अंदर स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, तो स्ट्रेस का नाम अब मेरे पास क्या बन जाएगा, शाबाश बताओ, थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई, और अब स्ट्रेन हमारे पास कितने के बराबर है, अल्फा इंटू T2 माइनस T1। और ये आपका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। कल को कोई भी पर्सन आपको पूछे कि भैया थर्मल स्ट्रेस क्या है, तो आप बोलोगे यंग्स मॉडुलस इनटू आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, इनटू हमारे पास अल्फा लीनियर एक्सपेंशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तीन चीजों का प्रोडक्ट है, यंग्स मॉडुलस, आपके पास यंग्स मॉडुलस, सेकंड आपके पास क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, शाबाश बता, तीसरी चीज हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, चेंज इन द टेम्परेचर। ये हमारे पास आ गया चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इसको कौन सा स्ट्रेस बोल देते हैं, इसको हम कौन सा स्ट्रेस बोल देते हैं, थर्मल स्ट्रेस। बिल्कुल सिंपल सी चीज, दिस इज नोन एज टू बी द थर्मल स्ट्रेस। चलिए, ये हमारे पास आज के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। अब इसके ऊपर पहले तो हम क्वेश्चंस कर लें, जो भी हमने बच्चे देखा है उस पर क्वेश्चंस करेंगे तो हमको पता लगेगा। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ओके, इसमें से कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप सब्सिक्वेंटली आगे चल के केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर पढ़े, फिलहाल हम फॉर्मूलों को यूज कर लेते हैं। जैसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से समझना, हमारे पास क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ द आइडियल गैस, 1 लीटर ऑफ द आइडियल गैस। अगर मेरे पास 1 लीटर आइडियल गैस है, फोकस करना बच्चे क्वेश्चन पे, इज आपके पास कंप्रेस्ड, इसको हमने कंप्रेस्ड किया, इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेस किया, इसको हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेस किया। आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर बच्चा आपके पास किसका, ये भी देख लीजिए, आपके पास यहां पर इसका प्रेशर जो है बच्चे 0.72 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम ऑफ द Hg कॉलम, ऑफ द Hg कॉलम। ये सारी चीजें अब टेक्निकल है, मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, ताकि कल को आप ये ना बोलो कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। मरकरी कॉलम सो दैट इट वॉल्यूम्स बिकम्स, सो दैट, ताकि बच्चा हमारे पास इट्स वॉल्यूम बिकम, इसका जो वॉल्यूम है बच्चा हमारे पास कितना हो जाता है, इट वॉल्यूम्स बिकम्स, इसका वॉल्यूम जो हो जाता है 0.9 आपके पास लीटर हो जाता है, ये हमारे पास लीटर आपके पास हो जाता है। सो हमारे पास यहां पर आ जाता है फाइंड द स्ट्रेस। और गैसेस में आपके पास कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, जरा बताओ। हमारे पास गैसेस के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दिस इज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और डेंसिटी ऑफ मरकरी किसी बच्चे को पता है क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10⁻³ आपके पास 3 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास। अब क्वेश्चन करें कैसे, बच्चा बोलता है सर करना क्या है, बोलते हैं यार स्ट्रेस निकालना। चलते सर कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप देखो कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से निकालना है, तो मुझे स्ट्रेस निकालना है। और गैसेस है, तो गैस बच्चे क्या यंग्स मॉडुलस में आती है, नहीं। क्या बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो गैसेस है बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास बच्चे, क्या ये गैसेस जो हमारे पास है ये कभी भी हमारे पास अगर बोला जाए आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आती है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं आती है हमारे पास, इसमें कहीं पर भी नहीं आती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर बल्क मॉडुलस से बात करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द बल्क मॉडुलस, यानी कि मुझे यहाँ पर बल्क मॉडुलस की यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। पर कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास इसका मतलब यहां पर मुझे स्ट्रेस निकालना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है,
change in the pressure. So this is the change in the pressure or increase in the pressure. Change in the pressure or the increase in the pressure. अब मैं थोड़ी बातें आपसे भी कहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर आइडियल गैस दी जाए तो आप उससे क्या समझ पाते हो? आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है? आपको ये मुझसे बात करनी पड़ेगी, हाँ या ना? PV is Yes, equal to sir. RT. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? शाबाश बताओ। इसका मतलब बच्चा हमारे पास P1 V1 is equal to P2 V2, हाँ या ना बच्चे? ये हमारे पास तब है जब आप किसी गैस को कंप्रेस करते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, तो कंप्रेस होने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि कम होता है? वॉल्यूम कम हो रहा है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के चक्कर में प्रेशर क्या कर जाएगा बच्चा? आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। आई बात कुछ समझ में कि नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. है ना, हमारे पास यही है। और ये हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बच्चा बोलता है ये आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू आपके पास nRT नहीं तो μRT। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और V यानी कि दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा। अब पहला आपके पास यहाँ पर प्रेशर P1 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर है? V1 के बराबर है। अब पहला वॉल्यूम बताओ बच्चे कितने के आपके पास यहाँ पर प्रेशर? अच्छा ओके, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पर एक मिनट, हमारे पास इनिशियल प्रेशर किसके बराबर है? 0.2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हम केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले इससे प्रेशर निकालना सीखते हैं? कैसे प्रेशर निकालोगे आप इससे बताओ? बोलो शाबाश। आपको आता है इसमें से निकालना? प्रेशर कैसे निकालते हो अगर मरकरी कॉलम की हाइट दी जाए तो? बोलो शाबाश। आया ना? नहीं, मैं बताया तो, अरे घबराओ मत, मैं बताया तो। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये V2 है और ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास V2 गिवन था और P2 निकाला। Yes, sir. मैं थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, मेरे को यहाँ पर V2 लिखना है। ये आपके पास V2 आ जाएगा, ये लीटर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मुझे क्या निकालना बच्चे? आपके पास P2 की वैल्यू को निकालना। हमारे पास बच्चे एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, H रो जी। कभी सुना आपने इसको? प्रेशर इज यस सर, इतना बस इतनी सी और इतना ही काफी है, जो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर लगा दे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा दे और तीनों को मल्टीप्लाई करे तो प्रेशर आ जाएगा। बस इतनी सी तो बात है सर। हाँ जी, वो P1 V1 is equal to P2 V2 वो कैसे आया? वो कैसे है? इसके लिए बच्चे एक सिंपल सी बात है, तभी मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपने केमिस्ट्री में क्या गैसियस स्टेट कर लिया, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सबसे पहले केमिस्ट्री से आती है। ये केमिस्ट्री से बच्चे हमारे पास डेवलप हो जाती है। उसके लिए तुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको पता है आइडियल गैस क्या होती है? यस सर। आइडियल गैस क्या होती है उसकी इक्वेशन बता मुझे। PV is equal to nRT। बिल्कुल सही चीज। और इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास किसी भी गिवन स्टेट के अंदर आपके पास अगर एक गैस है तो उसके 3 पैरामीटर या 4 पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। ये 4 पैरामीटर्स। अगर आप उस आइडियल गैस को डिफरेंट स्टेजेस से, डिफरेंट स्टेट्स में से पास करते कुछ कंडीशन के अंदर, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर प्रेशर और वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर भी क्या हो सकते हैं बच्चे आपके पास? चेंज होंगे। इक्वेशन तभी बराबर होती है ना बच्चे आपके पास, हाँ या ना? यस सर। ये बात मानता है? यस Yes, और नो? अब टीचर क्या बोल रहा है इस सिचुएशन के अंदर? 1 लीटर की एक आइडियल गैस है, उसको कंप्रेस कर दिया गया। लेकिन कैसे कंप्रेस कर दिया गया बच्चे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी कि आपका टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा, लेकिन आपने उसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया? वॉल्यूम को चेंज कर दिया। जब आप वॉल्यूम को चेंज कर दोगे तो आपका जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा कि वो भी चेंज हो जाएगा? बताओ शाबाश। डिफरेंट।
डिफरेंट हो जाएगा, तभी तो बच्चे यहाँ पर प्रोडक्ट सेम रह पाएगा ना आपके पास। याद रखना, हमारी जो आइडियल गैस होती है वो डिफरेंट स्टेट्स में से गुजरती है। अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर किसी भी गैस का कांस्टेंट है, आप वॉल्यूम को चेंज करते हो तो प्रेशर अपने आप चेंज हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा, क्योंकि ये एक ही आइडियल गैस के दो डिफरेंट स्टेट्स हैं। एक स्टेट में वॉल्यूम कुछ और है, दूसरे में कुछ और दूसरा वॉल्यूम है, तो प्रेशर को चेंज क्यों होना, क्योंकि बच्चे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तब करके P1 V1 इज इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास, P2 सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता फिर क्या होता है? फिर बच्चे अलग कंडीशन हो जाती है, फिर वो टीचर हमको बोलता तो फिर हम अलग चीज बोल देते आपके पास, है ना। फिलहाल तो टीचर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता तो फिर टीचर कुछ ना कुछ हमको बताता, तो हम उसको पर्टिकुलर गैस के इस इक्वेशन के अंदर सॉल्व करने की या उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करते, है ना। तो ये तो आपके पास केमिस्ट्री की छोटी मोटी एप्लीकेशन हम फिजिक्स में लगाने की कोशिश करें, ठीक है। आई बात समझ में? आपने आइसोथर्मल प्रोसेस कर लिया अभी केमिस्ट्री में कि नहीं किया आपने अभी? नहीं सर। कर लिया, यस और नो? नहीं सर। अच्छा, तो जब आप करोगे, जब आप जैसे वो करोगे तो आपको मेरी बात की और समझ में आ जाएगी कि एक ही गैस है, उस गैसेस को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लेके जा रहे हो और आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो ये गैस जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाती है और इसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, लेकिन स्टेट भी चेंज हो रही है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। इसको ऐसे समझ लो पार्थ, आगे बात समझ में पार्थ? सर बोलो। यस सर आगे। मतलब आपने लिखा ना प्रेशर इज इक्वल टू हाई, मतलब H and G लिखा है सर उधर, वो बोलो सर दोबारा बता दो सर वो क्या है। ये बच्चे हमारे पास केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है, तो पहले मैं पार्थ को थोड़ा सा निपटा दूं फिर तेरी तरफ आ जाता हूँ। तो पार्थ बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो इस वजह से अगर किसी एक स्टेट में P1 V1 था तो वो भी बच्चे आपके पास एक टेम्परेचर सेम था, और दूसरी जगह पे आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 हो गया, इसके लिए भी टेम्परेचर T ही है। दोनों इक्वेशन में टेम्परेचर T और T आपस में क्या है, सेम, तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ। आगे बात समझ में बच्चे? यस सर। अच्छा, अब शौर्य ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला बच्चे, आपके पास ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है कि अगर कोई लिक्विड किसी एक हाइट तक आपके पास होती है, कहाँ तक होती है शौर्य, एक हाइट तक, तो वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी, गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड या फिर गैस का जो प्रेशर क्रिएट होता है वो किसके बराबर आता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास क्या आता है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। ये केमिस्ट्री के अंदर बच्चे बताया जाता है आपको, मेरी बात को समझ गए? ये तो केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है, हाँ या ना। तो ये केमिस्ट्री का आपके, हाँ बोलो 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 बच्चे। वो मैं कह रहा हूँ मैं अभी एक्चुअली भी कराया नहीं ना ये। हाँ में भी हो सकता है, करवा देंगे, जैसे आइसोथर्मल आपको करवा देंगे, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पर ये है ना बेटा कि स्कूल के अंदर कोई टीचर, आपके फिजिक्स के टीचर ये बात थोड़ी ना सुनेंगे कभी, वो तो डाल देंगे, वो बोलेंगे कि भैया ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा, उसको लगेगा चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो आपको डाल देगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है तो पहला प्रेशर बच्चे आपके पास कितने के बराबर है? ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे अब इक्वेशन। पहला प्रेशर बच्चा हमारे पास हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम H1 है, डेंसिटी ऑफ मर्करी रो इंटू जी, और पहला वॉल्यूम कितने के बराबर है आपके पास, 1 लीटर, तो ये आ गया 1 लीटर। दूसरे केस में हमारे पास क्या आ गया, H2 आपके पास इंटू डेंसिटी रो इंटू जी, और इसमें बच्चे अब गैस क्या होगी आपके पास, 0.9 लीटर से कंप्रेस हो चुकी है। ये रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास हाइट है, अगर हाइट भी नहीं निकालनी तो सिंपल आप प्रेशर भी लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है बच्चे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक मिनट रुकिए।
यहाँ पर आपके पास अगर हाइट नहीं निकालनी है तो आप सीधा प्रेशर भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। हाइट निकालोगे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो आप प्रेशर रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर बच्चे आप रो जी को रो जी से रहने दीजिए, यहीं पर सारी आप जो है बच्चे मेहनत कर लेते हैं, आगे चल के मेहनत करने की जरूरत सर वो H1 को भी चेंज कर दो। H1 को चेंज करो, आपके पास H1 अब कितना आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चा आपके पास 13.6 दे रखी है, ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 13.6 इंटू मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाय 10 ये मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम किसके बराबर है 1 लीटर के बराबर है। दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास प्रेशर P2 है और यहाँ पर बच्चा हमारे पास वॉल्यूम कितने के बराबर है 0.9 आपके पास यहाँ पर लीटर के बराबर। ये हमने कर लिया। ये हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, नया प्रेशर, जब आप इसके वॉल्यूम को क्या कर रहे हो चेंज कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर मैंने रिपीट कर दो। ये यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाले जो आपके पास इनिशियल प्रेशर है इसको मैंने एच रो जी की टर्म में लिख लिया। जी सुमेर बोलो बच्चे, बोलो सुमेर। सर आपने वो रोजी नहीं काटा ना मतलब अब? हाँ नहीं रोजी ने काटा, एक मिनट रुक जा, मैं रोजी को पक्का कर देता हूँ सीमेंट लगा के, ये लड़के ले, ठीक है लेकिन ठीक है? सर ठीक है सर। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से नहीं हम कर सकते सर, क्योंकि हमारे को P1 तो गिवन है सर। हाँ थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा ना, कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया आपको, कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उससे बच्चा हमारे पास दोनों प्रेशर्स के बीच में रिलेशन आ जाएगा, कर सकते हो कोई बात नहीं, वो भी एक तरीका है। हाँ सुमेर बोलो बच्चे, आपके पास बोलो। ये लीटर से लीटर और ये 0.9 से, अब मेरा पर्पस ये बच्चे के कभी भी आपको यहाँ पर 0.9 है बच्चा हमारे पास और ये कितना आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। मेरा पर्पस ये बच्चे के कभी भी लाइफ के अंदर बच्चा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यार सर ये हमारे पास हमसे दिक्कत होगी, ये हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो 0.8 सेंटीमीटर इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये मेरे पास क्या आ गया आपके लिए नया प्रेशर। मुझे निकालना क्या है, इंक्रीज इन द प्रेशर। तो ये हमारे पास आ गया नया प्रेशर और मेरे पास पुराना प्रेशर क्या था आपके पास, पुराना प्रेशर मेरे पास क्या था बताओ शाबाश, मेरे पास जो ओल्ड प्रेशर था दैट वाज 0.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10। ये ओल्ड है, ये न्यू है बच्चे। तो मुझे इंक्रीज इन प्रेशर कितना निकालना बच्चे, आपके पास यहाँ पर P2 माइनस ऑफ P1। हालांकि इसके अंदर बड़े हैजार्ड्स रहते हैं, 0. आपके पास 8 हैजार्ड इस बात का, क्योंकि आप बच्चे को बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हो जो कि उसको शायद स्कूल के अंदर पूछा जाए और बच्चे को ये बात नहीं पता होती है कि ये कॉन्सेप्ट उसने आगे चल के ज्यादा, जैसे थर्मल स्ट्रेस है हम आगे चल के करेंगे, जैसे ये वाली चीजें P1 V2 आइडियल गैस, ये जो H रो जी ये हम आगे चल के करते हैं। तो ये हैजार्ड रहते हैं, हैजार्ड के बच्चे को बच्चा एकदम से रिपेल हो जाता है, यार ये वाली चीज तो हमने की नहीं, सर पता नहीं क्यों करवा रहे। सर इसलिए करवा रहे कि स्कूल के अंदर मान लो पीरियोडिक पेपर हो गए और टीचर ने ये क्वेश्चन डाल दिया, फिर तो बच्चे फिजिक्स वाला टीचर बोलेगा नहीं ये तो फिजिक्स में पहले पूछ लिया जाता है, केमिस्ट्री में बाद में आता होगा, तो फिर आप वहां पर थोड़ा सा बोलोगे यार हमारे नंबर चले गए। इस वजह से हमारे लिए हैजार्ड सिर्फ इतने बात है कि बच्चा एकदम से रिपेल हो जाएगा कि सर इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, और फायदा इस बात का हो जाता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बताओ यहां से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर आपके पास इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा 0.80 और माइनस ऑफ 0.72 और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 10⁻⁴। 13.6 इंटू बच्चा हमारे पास 10⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा शाबाश 0.08 इंटू 13.6 इंटू 10⁻⁴। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 136 और 8 को तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4 8 24, तो बच्चा हमारे पास 24 और ये बच्चा 8 और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा
आपके पास है 10 10। तो अब 10 है तो 1 2 3 1 2 3, तो बच्चे हमारे पास 1.09। अरे मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, आपको सुन के हैरानी भी होगी। मतलब एक बच्चा बोलता है कि उसने ऐसे कोई क्वेश्चन का आंसर निकाला था, ऐसे कोई क्वेश्चन का आंसर निकाला था, और उसने पॉइंट्स जो थे वो शायद से करेक्ट नहीं किए थे, तो उसके नंबर काट लिए गए। तो बच्चा थोड़ा परेशान हो गया, कहता सर मुझे नंबर कम मिले। मैंने बोला किस वजह से नंबर कम मिले, रिसेंट बात है? तो कहता सर मैंने पॉइंट्स जो थे मैंने उधर छोड़ दिए, और टीचर जो था वो इस बात पे अड़ गया। वो कहता कि नहीं यार, आपको पॉइंट्स इधर लगाने चाहिए थे, और उसने शायद से 3 नंबर का क्वेश्चन था तो 1.5 नंबर इसी बात के काट लिए। तो भाई ये थोड़ा सा देख लेना कि आपके स्कूल के अंदर टीचर पॉइंट्स कहाँ पे लगवाना चाहते हैं। आप ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए उन टीचर्स को भी जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, और उनसे बात करते रहिए, क्योंकि उनकी पसंद और नापसंद, क्योंकि भाई उनकी पसंद है भाई, ये वो गलत नहीं है टीचर वहां पर, उनकी पसंद है कि वो पॉइंट वहां चाहते हैं। तो आप अपने स्कूल के टीचर से बात करते रहिए, सर पॉइंट कहाँ पर लगाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर छोटी सी हमारी गलती की वजह से, पॉइंट की वजह से हमारे नंबर कट जाए, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है जी। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ दी नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आउट ऑफ द वे जाकर के बच्चा सोच के ये जाता है कि यार अच्छा ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुझे सिंपल स्ट्रेस निकालना है, चेंज इन प्रेशर निकालना है, पर क्यों नहीं हो पाया? रीजन हमारे पास इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि हमको ये पता नहीं था कि आइडियल गैस इक्वेशन निकालनी, हमको ये नहीं पता था कि इसमें चेंज इन प्रेशर कैसे निकलेगा विद द हेल्प ऑफ द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक बड़ा यूजफुल सब्जेक्ट है हमारे लिए, ठीक है? हाँ बोलो बच्चे। सर पिछली स्लाइड करना। तो केमिस्ट्री बच्चा हमारे लिए बड़ा यूजफुल सब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रखना। फिजिक्स के सर लिए यहाँ पर आपने H1 रो जी किया पर 0.72 कैसे लिया हमने फिर? क्या बेटा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी बेटा बोलो, शाबाश। यहाँ पर आपने H1 रो जी लिया सर, हम्म, तो यहाँ पे आपने 0.72 आगे कैसे ले लिया फिर? कैसे लिया जरा ऊपर देखें बच्चे आप। यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो आपका प्रेशर है वो किसके बराबर है, जरा ये बताओ। 0.72 और HT कॉलम। इस और मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपके पास कोई लिक्विड एच हाइट तक होगा, कुछ सेंटीमीटर तक होगा, तो उसका प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होगा, वो कितनी हाइट तक है, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। यहाँ पर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितनी दे रखी है बच्चे, बता शाबाश। 0.72। बस मैंने उसको तभी यूज किया बच्चे, मैंने उसके हाइट के अंदर 0.72 को यूज कर लिया। सिंपल सी तो बात है बच्चे आपके पास। सर आपने इसमें जी की वैल्यू पुट की थी सर? देख लेते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। H1 बच्चे मेरे पास 0.72 आ गए, यस सर कर दीजिए। और बच्चे रो मेरे पास 13.6 इंटू 10⁻³ आ गया, ये आ गया बच्चे, और जी की जगह बच्चे मेरे पास यहाँ पे 10 आ गया बच्चे। यस ठीक, सर। तो ये पॉइंट है बच्चे। और मैंने आपको क्या बोला कि केमिस्ट्री बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है, और वो बच्चे आपको बताता है कि अगर कोई भी लिक्विड जिसकी हमारे पास किसी ट्यूब के अंदर हाइट किसके बराबर है, एच के बराबर है, तो उस लिक्विड की वजह से हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जो कि यहाँ पर 0.72 सेंटीमीटर है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल। और जब आपका वॉल्यूम कंप्रेस हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, और वो फिर बच्चे जैसे आपका वॉल्यूम चेंज हुआ तो अब लिक्विड कॉलम की हाइट आपके पास बढ़ गई कि कम होगी बच्चे आपके पास, देखो ये चेंज होगी 0.8 सेंटीमीटर इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ तो इस वजह से प्रेशर में चेंज आया, और चेंज इन प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये बोलिए बच्चे। यस सर। बोले बच्चे, शाबाश बेटा बोलो। यस अगर हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी करते हैं सर, आंसर यही आएगा। हाँ बोलो बच्चे। सर मैं कह रहा हूँ अगर हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी करते हैं तो सर उसका आंसर भी यही आएगा ना सर? अच्छा, अगर आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करते हो, सपोज कि आपकी बात मैं क्यों टालूं बच्चे, कल को तू बोलेगा सर ने मेरी बात को टाल दिया, मैं कभी किसी बच्चे की बात नहीं टालता हूँ, ठीक है?
तो P1 V1, आप इसको अच्छी आदत भी बोल सकते हो, बुरी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, आप ऐसे छोड़ दे सकते हो। ये बच्चे आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। देखो तरीका क्या है, चालाक बनने का तरीका, कॉलम और मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 लीटर। इससे बच्चा अगर आप सॉल्व करते हो तो P2 आपके पास कितना आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम। आ गया बच्चे, आ गया बच्चे, आ गया। लेकिन बच्चे अब P2 प्रेशर निकालने के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर चेंज इन प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक बेटा, और माइनस ऑफ आपके पास 0.72 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ये दूसरी चीज आ जाएगी, ये आपके पास दूसरी चीज आ जाएगी। अब इसमें से प्रेशर तो ऐसे निकलेगा नहीं बच्चे, आपको प्रेशर डेवलप करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये लेंथ आ गई और बच्चे डेंसिटी उसने दे रखी है 10 की पावर 3 आपके पास, और जी की वैल्यू 10 और 0.2 सेंटीमीटर इंटू 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10। तो ये भी तो बच्चे आपको फिर दोबारा वही उसी स्टेप पे आ जाओगे ना बच्चे, आप दोबारा से उसी स्टेप के अंदर आ जाओगे बच्चे, मेरी बात समझ गए, आप दोबारा से उसी स्टेप के अंदर आ जाओगे। लग गया पता बच्चे? तो सर अगर डेंसिटी गिवन होगी ना सर क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल गिवन होगी बच्चे, उसके विदाउट क्वेश्चन निकाल ही नहीं सकते ना बच्चे आप आपको अगर कोई टीचर ये बोल देता है कि लिक्विड है और इस लिक्विड की इतनी हाइट है किसी ट्यूब में, तो उसकी वजह से प्रेशर निकालना है, तो वो प्रेशर बच्चे आप विदाउट डेंसिटी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम किसके बराबर है बच्चे, H रो जी। विदाउट डेंसिटी, विदाउट हाइट एंड विदाउट जी आप उस लिक्विड कॉलम का प्रेशर निकाल ही नहीं सकते ना, उस लिक्विड कॉलम का, उस गैस के कॉलम का बच्चे प्रेशर निकाल ही नहीं सकते, है ना बच्चे? ठीक है। yes, और सर ये जो लॉ जैसे ये इक्वेशन है सर गैस के लिए भी यूज होती है सर? ये गैस के लिए भी वैलिड है, ये बच्चा आपके पास गैसेस के लिए वैलिड है, बिल्कुल सही चीज है बच्चे, ठीक है, आइडियल गैस के लिए वैलिड है, ठीक है बेटा। yes, सर इसमें G10 है ना? हाँ जी को मैंने 10 लिया बच्चे, जी को मैंने 10 लिया यहाँ पर, ताकि मैं कैलकुलेशन जल्दी करके बता सकूं, ठीक है बेटा। चले Yes, आगे, चलो। ये वन ऑफ द क्वेश्चन ऐसा है बच्चे जो ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में है, टीचर आपको स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके पास पूरा पूरा हक है, यानी कि ये मत सोचिएगा कि टीचर इस क्वेश्चन को छोड़ के चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, यहाँ पर समझिएगा, अब 5 सेंटीमीटर, मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर क्यूब, अब 5 सेंटीमीटर क्यूब हैज इट्स अपर फेस, इसका जो अपर फेस है बच्चे, हैज इट्स अपर फेस डिस्प्लेस्ड बाय, इसको डिस्प्लेस कर दिया गया बच्चे बाय 0.2 सेंटीमीटर, इसको 0.2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दिया बाय टेंजेंशियल फोर्स ऑफ, बाय द टेंजेंशियल फोर्स ऑफ बच्चे 8 न्यूटन। आपने 8 न्यूटन की जो बच्चे फोर्स है उसके फेस को डिस्प्लेस कर दिया। अब आपको यहां पर क्या बताना है बच्चे, आपको यहां पर कैलकुलेट करना शेयरिंग स्ट्रेस, इसका शेयरिंग स्ट्रेस किसके बराबर है, दी शेयरिंग स्ट्रेन, इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर है, शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर है, और लास्ट वन है बच्चे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक और बात बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बुक्स जो होती हैं वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा नहीं बच्चे कैपिटल जी मान के चलती है, प्लीज इस बात को कंफर्म करें। यहाँ पर बच्चे कुछ बुक्स हैं जो ईटा की जगह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को क्या बोलती है बच्चे, हमारे पास जी बोल देती है, इस बात का ध्यान रखना, कल को आप बोलोगे सर आपने जी नहीं बताया, तो जी बच्चे हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एक और सिंबल है जो कई बुक्स इस्तेमाल करती है। सॉल्यूशन, अब ये क्वेश्चन करना कैसे, ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीज है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपके पास यहाँ पर मान लिया जाए क्यूब, जिसकी साइड हमारे पास कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्यूब है तो हर एक साइड किसके बराबर हो जाएगी आपके पास 5
सेंटीमीटर के बराबर, ये 5 सेंटीमीटर का क्यूब है। ये हमारे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। अब हुआ क्या, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, हमने फोर्स टेंजेंशियल लगाई। कितने की टेंजेंशियल फोर्स लगाई? 8 न्यूटन की। किस फेस के ऊपर लगाई? इस फेस के ऊपर लगाई, ये फेस। कोई बच्चा बता सकता है इस फेस का एरिया कितने के बराबर होगा? शाबाश बताओ। अगर इसकी साइड 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 और 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के बराबर क्या आ गया बच्चा? हमारे पास इसका एरिया, जिसके ऊपर आप ये फोर्स लगा रहे हो। ये फोर्स लगाते ही हमारे पास ये एरिया आगे की तरफ को चला गया। ये बच्चा आपके पास ये फेस आगे की तरफ को चला गया। ये फेस हमारे पास आगे कितना डिस्प्लेस हुआ, जरा वहां पर ऊपर पढ़ के बताओ। ये हमारे पास फेस कितना आगे डिस्प्लेस हो गया? ये हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर आगे चला गया, 0.2 सेंटीमीटर आगे चला गया। यह हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर आगे चला गया। अब टीचर हमारे पास कुछ चीजें पूछ रहा, जैसे पहले चीज बताओ, वो क्या पूछ रहा बच्चा हमारे पास? बताओ। ये मुझे पूछ रहा है शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पर किसके बराबर होगा? शेयरिंग स्ट्रेस हमारे पास किसके बराबर होता है? फोर्स पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स पैरेलल कौन सी लग रही है? 8 न्यूटन। और बच्चा हमारे पास एरिया कितने का है? 25 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ पर 8, 25 और ऊपर बच्चे 10 की पावर मेरे पास 4 आ जाएगी। अब बताओ कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4, तो वो 400 आ जाएगा ऊपर। और मेरे पास शेयरिंग स्ट्रेस कितने के बराबर आ जाएगा? 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया? कोई मुश्किल था? कुछ मुश्किल नहीं था। दूसरा, मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेन कैसे आएगा? शेयरिंग बताओ। ये शेयरिंग स्ट्रेन आपके पास होता है कि इसके आपके पास यहाँ, इसके हमारे पास यहाँ पर बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई और इन दोनों फेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर था? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर था? तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई है, x कितने का हुआ, और इनके बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है? तो 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितने के बराबर आ गए स्ट्रेन? 0.04। इसकी यूनिट्स क्या लिखोगे आप बताओ? शाबाश। इसकी यूनिट्स क्या लिखोगे? शाबाश बताओ, क्या लिखोगे यूनिट्स इसकी? बोलो बोलो शाबाश। क्या लिखोगे स्ट्रेन की यूनिट्स? पार्थ क्या लिखोगे? शौर्य क्या लिखोगे स्ट्रेन की यूनिट्स? Unitless. यूनिटलेस है। और लास्ट रह गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कई किताबें इसको जी भी लिखेंगे, इस बात को नोट करके रखना। और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है बच्चे? H स्ट्रेस parallel upon A। तो बच्चे स्ट्रेस आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है? 3200। तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 3200। और बच्चे स्ट्रेन यहाँ पर बच्चे 0.04। शाबाश बता दो ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये 2 0 ऊपर और चले जाएंगे तो 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है भाई, कुछ मुश्किल। हमारे पास देखो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे को वो बताता जाऊंगा कि जैसे कल हमने सेंट्रीफ्यूगल का किया और मैं बहुत इंप्रेस हुआ आप बच्चों से कि उसमें से कई बच्चों ने बोला सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि इसकी शेप को, इसकी लेंथ को चेंज करेगी। ये बच्चे हमारे पास है। और जाते जाते आज का बच्चे एक और मैं आपको ज्ञान देके जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने वाली चीज है। अगर कोई टीचर बोलता है कि एक वायर को मैं अपने वेट से सस्पेंड कर रहा हूँ, ये बच्चे अब जाते जाते आज का लास्ट नॉलेजेबल पॉइंट, वो तो चलते रहेंगे लेकिन आज का लास्ट नॉलेजेबल पॉइंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक वायर को आपने सस्पेंड कर दिया और इसकी लेंथ आपके पास किसके बराबर है? L के बराबर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया आपके पास किसके बराबर है? A के बराबर है। अगर टीचर इसका रेडियस दे दे, इसका रेडियस R दे दे, तो ये एरिया आपके पास पाई इंटू आर स्क्वायर भी होगा। इसकी लेंथ मेरे पास L के बराबर है, इसका मास मेरे पास m kg के बराबर है। और हमारे पास
इसकी यंग्स मॉडुलस y के बराबर है, इसका यंग्स मॉडुलस y के बराबर। अब टीचर क्या बोलता है, फोकस करना। टीचर मुझे यहां पर ये बोलेगा द एक्सटेंशन इन द वायर ड्यू टू आउन वेट, द एक्सटेंशन इन द वायर ड्यू टू द आउन वेट, ड्यू टू द आउन वेट। या अपने वेट की वजह से अगर एक्सटेंड होता है तो वो एक्सटेंशन कितने के बराबर होगी। अगर ये अपने वेट की वजह से कुछ भी एक्सटेंड होता है तो ये एक्सटेंशन डेल्टा एल आप कितने निकालोगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा। तो हम सबसे पहली अजम्पशन ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है बच्चे, ये वेट कहां की तरफ को एक्ट कर रहा है, वेट एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द मास। अगर इसका वेट सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है बच्चे, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि जो इफेक्टिव आपके पास लेंथ अब आप इसकी लोगे, वो अब आप कौन सी लोगे, एल नहीं लोगे, वो आप कौन सी लोगे बच्चे, L/2। क्योंकि हम यहाँ पर इस पूरी की पूरी वायर का वेट कहां पर लेके आ चुके हैं, mg, इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर। तो ये अब क्या आ जाएगी, डिफॉर्मिंग फोर्स। एरिया अभी भी बच्चे आपके पास वो ए का ही होगा जो नीचे वाला। तो अगर वेट एक्ट कर रही है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो अब आप बताओ कि स्ट्रेस आपके पास क्या हो जाएगा, mg, क्योंकि हम इसका वेट ले रहे हैं एक्सटेंशन के लिए। और एरिया बच्चे आपके पास पाई आर स्क्वायर भी आ सकता है। और आपके पास अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, शाबाश बता दो, यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन अब आप इसकी लेंथ L नहीं लोगे, L/2 लोगे। बताओ L/2 क्यों लोगे, क्योंकि इसका सारा वेट कहां पर एक्ट कर रहा है बच्चे, सेंटर सेंटर। तो यहां पर मेरे पास अब L/2 आ जाएगा। स्ट्रेस आ गया mg डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा L L/2। अब यंग्स मॉडुलस नीचे लेके आ जाओ, L/2 ऊपर। तो आपके पास चेंज इन लेंथ ड्यू टू द आउन वेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वेट की वजह से एक्सटेंशन होना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, mg डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर y/2 और ऊपर आ जाएगा L, या फिर दिस इज mgl डिवाइडेड बाय 2y इंटू ए। और याद रखना एरिया को हो सकता है कि टीचर क्या ले ले बच्चे, पाई आर स्क्वायर, हो सकता है कि टीचर एरिया ए को क्या ले ले, पाई आर स्क्वायर। तो यह हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास इसके बराबर आ जाती है, mgl डिवाइडेड बाय 2y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन ये बच्चे स्कूल में 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, तो इसको याद रखना बच्चे। सर ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मान के चल सकते हैं, या फॉर्मूला भी मान के चल सकते हैं। मैंने तो आपको पूरा डिराइव भी करके बता दिया कि क्या अजम्पशन करके हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मानना है। और अगर तेरे को याद हो जाए पार्थ, तो बेटा क्या कहने कि कल को ये क्वेश्चन आता है, तुझे सिर्फ टिक करना है। तो ये सिर्फ टिक करना है कि अपने वेट की वजह से एक्सटेंशन mgl डिवाइडेड बाई 2 यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया के बराबर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। खैर, सो बेटा आज की कार्रवाई हम यहाँ पर खत्म करते हैं। शाम को बच्चे कोशिश करेंगे, आज हम मीट करने की कोशिश नहीं, पूरी तरह से 100% मान के चलिए तो हम आज शाम को मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चे। और रही बात कल का टेस्ट के टॉपिक, मैं आपको बता चुका हूँ, रोटेशनल मोशन नहीं किया। अब मंडे को बच्चे हम कोई एक टॉपिक रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। हम एक टॉपिक कोई रिवाइज भी करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, हम कोई टॉपिक रिवाइज करेंगे। और आप इस चीज को मंडे को ही शाम को ही आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का होमवर्क मिलेगा, ठीक है। आज आपको इसका कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। आज अपने टेस्ट की तैयारी करिए, अपने डाउट्स इकट्ठे करिए, और मंडे को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जहां तक हमने किया उसके थोड़े मोटे डाउट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जी जगजोत बोलो, शाबाश। चैप्टर खत्म हो गई? नहीं, अभी थोड़ा सा रहता है बच्चे, मतलब कि आप मान के चलिए 80% के आसपास ये खत्म हो गया, ओनली 20% इज लेफ्ट, ओनली 20% इज लेफ्ट, ठीक है बेटा। सिर्फ 20% ये चैप्टर रहता है। आज नाइट बाय लगेगा रात का? हाँ कोशिश है बच्चे, पूरी कोशिश है कि आज शाम को लगे, पूरी 101%, ठीक है। हाँ जी सर। चलिए, ओके जगजोत, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, सब अपना ध्यान रखना, ओके बाय। थैंक यू सर।